25 दिसंबर 2021 नासा ने अपनी 70,000 करोड़ की मशीन स्पेस में लॉन्च की। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ये मशीन अब लगातार ऑर्बिट करते हुए हमें ब्रह्मांड की हजारों इमेजेस भेज चुकी है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो इस समय पूरी एस्ट्रोनॉमी साइंस की आंख बनकर ब्रह्मांड में छिपी हुई गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स को लगातार खोज रहा है। 34 साल पुराने हबल टेलीस्कोप के साथ मिलकर जेम्स वेब ने कई ऐसी इमेजेस हमें दी हैं जिनकी मदद से नासा ने ब्रह्मांड के सबसे पहले ब्लैक होल और गैलेक्सी को बेहद करीब से देखा। फिलहाल अभी यही 2 टेलीस्कोप ऐसे हैं जो स्पेस में रहकर अपना काम कर रहे हैं। हबल बस अपनी लास्ट स्टेज पर है और कभी भी बंद हो सकता है। हालांकि जेम्स वेब अभी आने वाले 16 सालों तक हमारे साथ रहने वाला है, पर एक अकेले टेलीस्कोप से हम पूरे ब्रह्मांड और उसके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें और एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब की तरह और भी शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च करने का मिशन बनाया है। एक बार ये टेलीस्कोप लॉन्च हो गए तो हम घर बैठे ही एलियंस तक को देख पाएंगे। ये बेहद एडवांस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स में जीवन की तलाश से लेकर के उस पर पृथ्वी के इंसानों को भेजने तक की योजना बनाने वाले हैं, इसलिए इनके बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए भविष्य के बेहद ही एडवांस टेलीस्कोप की अनोखी यात्रा के लिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे टेलीस्कोप की जो केवल परग्रही यानी एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो। इसके साथ साथ वह इन ग्रहों पर एलियन सिविलाइजेशन को भी डिटेक्ट करे और इसे डार्क मैटर और ग्रेविटी को भी पढ़ने के लिए बनाया गया हो। मैं बात कर रहा हूं नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। बस आज से 3 साल बाद यानी मई 2027 में ये स्पेस में लॉन्च होगा और उसके बाद ये अंतरिक्ष में ऑर्बिट कर रहे हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ तीसरा टेलीस्कोप बन जाएगा जो कि स्पेस में काम करेगा। पर ये काम कैसे करेगा और कैसे इसकी मदद से हम पहली बार एक्सोप्लैनेट्स और एलियन लाइफ तक को देख सकेंगे, आइए जल्दी से जान लेते हैं। रोमन स्पेस टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। जहां हबल टेलीस्कोप विजुअल लेंथ पर काम करता है, तो ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड पर काम करते हुए उन जगहों को भी पेनिट्रेट करके देख सकता है जहां पर धूल के घने बादल हों। इसके अंदर लगा प्राइमरी मिरर करीब 2.4 मीटर का है। हालांकि ये आकार में हबल टेलीस्कोप के ही बराबर है, पर ये उससे 100 गुना तक बड़ी इमेजेस को कैप्चर कर सकता है। इतनी विशाल इमेज को कैप्चर करने के लिए ही इसमें 300.8 मेगापिक्सल का वाइड फील्ड कैमरा लगा हुआ है। असल में एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइमरी मिरर से आ रही लाइट को प्रोसेस करके नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में इमेजेस प्रोड्यूस करता है। हालांकि हबल की तरह ही काम करता है, पर इसका फील्ड ऑफ व्यू और स्पीड बहुत ज्यादा है। हबल की तुलना में ये 100 गुना ज्यादा विशाल एरिया को एक साथ मैप कर सकता है। नासा इसी कारण से इसे एक सर्वे मिशन भी कहकर बुलाता है। इसकी मदद से बेहद कम समय में ही स्पेस में मौजूद हजारों स्टार्स के फील्ड व्यू को कैप्चर करना आसान है। ये इतनी प्रिसाइसली इन्हें कैप्चर करेगा कि हम पृथ्वी पर बैठकर ही उस पूरे एरिया के हर स्टार और गैलेक्सी को आसानी से इमेज में देख पाएंगे। वाइड फील्ड कैमरे के साथ साथ इसमें दूसरा सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट कॉर्नोग्राफ भी लगा हुआ है। इसकी मदद से एक्सोप्लैनेट यानी पृथ्वी जैसे ग्रहों को और आसानी से खोज सकता है। ब्रह्मांड में ग्रहों को खोजना सबसे मुश्किल काम है। आज तक कोई भी टेलीस्कोप इसे डायरेक्ट एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर सका है। ये ग्रह हमें तभी दिखाई या डिटेक्ट होते हैं जब ये अपने तारे की लाइट को टेलीस्कोप में कम या ज्यादा करते हैं। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है, जिसमें एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार के जब भी पास होता है तो टेलीस्कोप कम लाइट रिसीव करता है और जब दूर होता है तो होस्ट स्टार की ज्यादा लाइट प्राइमरी मिरर पर आती है। ऐसे में अगर प्लैनेट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है तो हमें उसकी लाइट को ब्लॉक करना होगा और ये काम इस टेलीस्कोप में लगा कॉर्नोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट यानी CGI आसानी से कर सकेगा। लाइट के ब्लॉक होते ही हम इस एक्सोप्लैनेट को टेलीस्कोप से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इसके केमिकल कंपोजिशन को भी जान सकेंगे। इसकी मदद से कई लाइट ईयर दूर ग्रहों के हैबिटेबल जोन, उनके सोलर सिस्टम की बनावट और एक सर्वे भी कर पाएंगे जिसमें कई पृथ्वी जैसे ग्रह शामिल होंगे। भविष्य में मानव सभ्यता इस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट पर आसानी से जा सकेगी और हो सकता है कि इंसान वहां पर
रहने भी लग जाएं। पर केवल सर्वे करना और एक्सोप्लैनेट को खोजना ही इस टेलीस्कोप का काम नहीं है। 32,000 करोड़ की यह मशीन हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी लगातार 400 दिनों तक फोकस करने वाली है। नासा गैलेक्टिक सेंटर को इस टेलीस्कोप की मदद से पढ़ने वाला है, जिसे गैलेक्टिक वर्ल्ड सर्वे का नाम दिया गया है। गैलेक्टिक वर्ल्ड गैलेक्सी के सेंटर में स्टार्स की लार्ज फॉर्मेशन को कहा जाता है। इस इमेज में आप मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर बल्ज को देख सकते हो। इसी जगह को रोमन स्पेस टेलीस्कोप लगातार ऑब्जर्व करने वाला है। हबल से 100 गुना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू होने के कारण यह बहुत सी एरिया को एक साथ और जल्दी कवर कर सकता है। रोमन टेलीस्कोप इंफ्रारेड वेवलेंथ में धूल के बादलों को चीरते हुए हर 15 मिनट में एक इमेज लेगा। यह सिलसिला 62 दिनों तक लगातार किया जाएगा। नासा 62 दिनों की इस कवरेज को इस टेलीस्कोप के जीवन काल में 6 बार करेगा, यानी कुल मिलाकर 400 दिनों की पूरी ऑब्जर्वेशन होगी। यह अब तक का सबसे लंबा एक्सपोजर होगा। इससे पहले किसी भी टेलीस्कोप से इतने लंबे समय तक स्पेस में किसी जगह पर फोकस नहीं किया गया है। वाइड फील्ड कैमरा और कॉर्नोग्राफ की मदद से गैलेक्टिक बल्ज में रोमन टेलीस्कोप अपने सर्वे से हजारों एक्सोप्लैनेट्स को आसानी से खोज सकेगा। इसकी मदद से हम लाखों तारों को मैप करके उनके ग्रहों को भी ट्रांजिट मेथड से डिटेक्ट कर पाएंगे। ये पहली बार होगा कि हम गैलेक्टिक सेंटर में स्टार्स के विशाल ग्रुप में ग्रहों को खोज रहे होंगे। इन ग्रहों का हैबिटेबल जोन, उनके चंद्रमा और लिक्विड वाटर की प्रेजेंस तक को हम जान पाएंगे। भविष्य में मानव जाति भी इस डेटा का बहुत फायदा उठा सकेगी और यहीं से एलियन लाइफ की खोज और ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी। स्टार्स और इनके ग्रहों को खोजने के अलावा भी रोमन स्पेस टेलीस्कोप ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग के जरिए भटकते हुए यानी रोग ऑब्जेक्ट्स को खोज सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक भटकता हुआ एक्सोप्लैनेट अपने पीछे दिखाई दे रहे विशालकाय तारे से आ रही लाइट को अपनी ग्रेविटी के कारण बैंड कर देता है। ऐसे में उस तारे की लाइट की ब्राइटनेस में लगातार बदलाव आते रहते हैं। इसे ही ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहा जाता है। ऐसा होने पर हम स्टार्स के लाइट पैटर्न से भटकते हुए ग्रह यानी रोग एक्सोप्लैनेट्स को आसानी से खोज पाते हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए हम ब्लैक होल, ब्राउन ड्वार्फ को भी आसानी से खोज पाएंगे। हालांकि केवल एक इमेज से ही हम किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए लगातार एक तय समय में हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट पैरामीटर पर नाप पाते हैं। रोमन टेलीस्कोप इसी तरह टाइम डोमेन सर्वे लेता रहेगा। वैज्ञानिक इस तरह की ऑब्जर्वेशन को टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं। इस तकनीक के जरिए ही हम पहली बार बेहद सटीक तरीके से हजारों न्यूट्रॉन स्टार और स्टेलर ब्लैक होल्स को ढूंढ सकेंगे। नासा अपने इस टेलीस्कोप से माइक्रो लेंसिंग के जरिए 1000 से ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार और स्टेलर ब्लैक होल्स खोज सकता है और कम से कम 1 लाख से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को भी गैलेक्टिक वर्ल्ड सर्वे के जरिए खोजे जाने की उम्मीद है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी कई गुना ज्यादा है। पर इस टेलीस्कोप मिशन की खास बात यह है कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी कोलैबोरेशन करेगा। नासा रोमन टेलीस्कोप से ली गई विशाल इमेज में जब किसी खास प्लैनेट को ढूंढ लेगा तो जेम्स वेब फिर वहां फोकस करके उस जगह को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। वेब टेलीस्कोप का विशाल मिरर और नियर इंफ्रारेड कैमरा काफी गहराई तक जाकर के प्लैनेट्स के केमिकल कंपोजिशन और मास तक को आसानी से जान सकेंगे। इन दोनों टेलीस्कोप की मदद से हम भविष्य में कई ग्रहों, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स और कई चीजों को आसानी से ढूंढकर उनकी डिटेल्ड स्टडी कर पाएंगे। पर इन सब चीजों के बीच में सबसे कमाल की बात यह है कि रोमन टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेटा पब्लिक है, यानी अगर आप भी कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो आप रॉ डेटा की मदद से स्टडी कर सकते हैं। पर 32,000 करोड़ का यह टेलीस्कोप आखिर पृथ्वी से कितनी दूर होगा और कैसे उसे वहां तक पहुंचाया जाएगा, तो चलिए इस पर भी गौर कर लेते हैं। फिलहाल हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 500 किलोमीटर दूर लो ऑर्बिट में रहकर अपनी ऑब्जर्वेशन करता है। यहाँ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और रेडिएशन के कारण कई बार रिजल्ट उतने सटीक नहीं मिलते जितने चाहिए। इसी कमी को दूर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 2 पर सेट किया गया है। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए ये किसी भी टेलीस्कोप के लिए सबसे सही पॉइंट है। यहाँ पर यह ऑर्बिट करते हुए पूरी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। जेम्स वेब की तरह ही नासा अपने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को भी इसी लैग्रांज पॉइंट 2 पर सेट करना चाहता है।
और 3 साल बाद यहाँ पर जेम्स वेब और रोमन टेलीस्कोप दोनों ही अपनी ऑब्जर्वेशन चालू रखेंगे। करीब 2200 किलो के इस टेलीस्कोप को स्पेस में पहुंचाने के लिए हमें एक भारी रॉकेट की जरूरत होगी और ये काम स्पेसएक्स का फाल्कन हैवी करेगा, जो उसे पृथ्वी की लो ऑर्बिट में रिलीज कर देगा। उसके बाद ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अपने लाग्रांज पॉइंट पर पहुंच जाएगा और वहीं से अपनी ऑब्जर्वेशन चालू कर देगा। पर नासा के और भी बड़े प्लान हैं। रोमन स्पेस टेलीस्कोप के बाद नासा हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को बनाने की सोच रहा है। साल 2040 तक इसे लॉन्च करने की भी उम्मीद है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका मिशन हैबिटेबल प्लैनेट्स पर जीवन को खोजने पर ही निर्भर करता है। इस ऑब्जर्वेटरी में एक सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी लगा होगा, जो 25 सबसे नजदीकी मौजूद पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स की डायरेक्ट इमेजिंग करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इन ग्रहों पर केमिकल बायोसिग्नेचर भी हासिल कर पाएंगे। प्लैनेट में कितनी ऑक्सीजन, मीथेन और वाटर वेपर हैं, वो सब भी इसकी मदद से जाना जा सकेगा। ग्रहों के अलावा ये ऑब्जर्वेटरी गैलेक्सी के जन, स्टार फॉर्मेशन और कई कॉस्मिक स्ट्रक्चर और फिजिक्स को समझने में हमारी मदद करेगी। बस हमें साल 2040 का इंतजार करना है, जब पहली बार इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले तक हम साल 2032 तक रोमन स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को एनालाइज करके एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी पर बहुत सी रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने रोमन स्पेस टेलीस्कोप की बात की है और ये जाना है कि भविष्य में ये कैसे एक्सोप्लैनेट्स और ब्लैक होल्स को खोज पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट